एपिसोड स्टार्ट होता है तो वाटर स्पॉट देखने के बाद ये दोनों इनको लेटर लिखकर भेज देते हैं कि जैसा तुम लोगों ने कहा था वैसा ही हुआ। अब हमें ये बताओ कि ये सब कुछ हमारे साथ हो क्यों रहा है, ये मेल बॉक्स का क्या चक्कर है। चैंग कहता है कि पहले ये कंफर्म करना होगा कि ये मेरी मदर हैं भी या नहीं। इसके लिए मैं इनसे एक ऐसी बात पूछूंगा जो सिर्फ मुझे और मेरी माँ को पता थी। ये लेटर लिखकर दोबारा से भेज देता है, मगर फिर इसे पता चलता है कि इसकी माँ मिल गई है, मगर उनकी डेथ हो चुकी है। उनकी गाड़ी पानी में डूबी हुई मिलती है। 2 दिन बीत चुके होते हैं, मगर जब इसे ये पता चलता है कि इसकी माँ के साथ कोई और आदमी भी बैठा था गाड़ी में, मगर वो लापता है, उसका कुछ पता नहीं है, तो इसे लगता है कि वो नियान का फादर होगा। वो फिर से इसके फादर को किलर समझने लगता है और पुलिस में रिपोर्ट कर देता है। नियान को बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा होता कि इसका फादर ऐसा कुछ कर सकता है। वो रोने लगती है, अपने फादर को वॉइस मैसेज भेजने लगती है कि आप वापस आ जाएं, मुझे पूरा यकीन है कि आप किसी को मार नहीं सकते। फिर पुलिस वाले इसे पूछताछ के लिए ले आते हैं और तस्वीर दिखाकर इससे पूछते हैं कि टैंक के साथ जो शख्स गाड़ी में था, क्या ये तुम्हारा फादर है। ये पहचान लेती है तस्वीर देखिए कि ये इसका फादर नहीं है। पुलिस वाला इसे बता देता है कि तुम्हारा असली फादर ये जी होंग है, जिसकी डेथ 20 साल पहले ही जेल में हो गई थी, और ये शख्स जो तुम्हारा फादर बन के घूम रहा है वो एक बहरूपिया है जिसने तुम्हारे फादर की आइडेंटिटी ली हुई है। तब भी नियान को यकीन नहीं आ रहा होता। वो कहती है कि मेरी ग्रैंड मदर जब जिंदा थी तो वो मेरे फादर को अपना बेटा ही कहती थी। अगर वो कोई बहरूपिया थे तो मेरी ग्रैंड मदर उनको क्यों अपना बेटा कहती थी। फिर 1991 दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं टैंक के घर पर कब्जा करने के लिए, क्योंकि इसके फादर ने बहुत सारे लोगों से उधार लिया हुआ होता है और उसके बदले वो ये घर गिरवी रख देता है। मगर यीजुन उसका घर बचाने के लिए उन लोगों के सामने डटकर खड़ा हो जाता है, उनका मुकाबला करता है, उन्हें डराकर वहां से भगा देता है। अपने लिए यीजुन को इस तरह लड़ते हुए देखकर कि वो हाथ में चाकू तक लेके खड़ा है, ये डर जाती है और कहती है कि ये घर मेरे लिए मायने नहीं रखता, मेरे लिए तुम ज्यादा मायने रखते हो। मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी वजह से किसी मुसीबत में आओ। जब तक मेरे पास ये घर रहेगा मेरा फादर हर वक्त मुझे फंसाता रहेगा और ऐसे ही हर कोई यहाँ आता रहेगा। तो क्या तुम हर एक से लड़ते रहोगे। ये अपने फादर को बुलाती है और उसी वक्त ये घर उनके हवाले कर देती है कि अब से हमारे ताल्लुकात खत्म। इससे अपनी जान छुड़ाती है और अपना सामान बांधकर यीजुन के साथ चल पड़ती है और अब से उसी के साथ उसी के घर पे रहने लगती है, क्योंकि इन दोनों ने कहा होता है कि हम एक दूसरे की फैमिली हैं। यीजुन के साथ उसके घर पे रहते हुए उसे एक घर जैसी फीलिंग आ रही होती है। वो बहुत खुश होती है और खुद से कहती है कि अब मेरे पास भी घर है, मेरे पास भी फैमिली है। यीजुन उसके साथ घर के अंदर मौजूद नहीं होता, वो घर के बाहर सो रहा होता है। अब ये अपने दोस्त हाओ के घर रुकने के लिए आ जाता है और इसे बता देता है सारी कहानी कि अब से टैंग इसी के साथ रहेगी, अब वही इसकी फैमिली है। तो ये उसको टैंग के नाम से छेड़ने लगता है। दूसरे दिन टैंग उसके लिए बेड का बंदोबस्त करने लगती है ताकि दूसरा बेड आ जाएगा तो वो भी आराम से सो पाएगा। वहाँ यीजुन टैंग के लिए नए कपड़े खरीदने लगता है और घर पे लाकर टांग देता है। जैसे ही वो घर पर आती है और नए नए कपड़े देखती है तो बहुत खुश हो जाती है। सारे कपड़े पहन पहन कर चेक कर रही होती है, उसके अलावा तोहफे की अहमियत कर रही होती है। ये भी उसे देखता रह जाता है इन ड्रेसेस में कि अचानक से बारिश हो जाती है। तो ये दोनों साथ मिलकर बारिश को खूब इंजॉय करते हैं। फिर ये दोनों जब स्कूल आते हैं तो शैन क्या करता है, यीजुन को स्कूल से निकालने के लिए पूरी क्लास के एक पेपर पर साइन ले लेता है कि हम सब एग्री करते हैं कि यीजुन को स्कूल से निकाल देना चाहिए। तो टैंक को पेपर देते हैं और कहते हैं कि तुम भी साइन करो। ये पेपर देखकर टैंक का खून खौल जाता है और वो चिल्लाने लगती है कि ये किसकी घटिया हरकत है। यीजुन फौरन आ जाता है कि क्या हुआ, कोई मसला है क्या, कोई तुम्हें परेशान कर रहा है क्या। मगर टैंक इसे इन्वॉल्व नहीं करती और कहती है कि ये चीज़ मैं खुद हैंडल कर लूंगी। शैन ने यीजुन को निकालने के लिए झूठे झूठे पॉइंट लिखे होते हैं। वो चिल्लाकर सबसे कहने लगती है कि यहाँ जो तुम लोगों ने पॉइंट लिखे हैं कि यीजुन तुम लोगों की पढ़ाई में रुकावट बन रहा है या वो लड़कियों से बदतमीजी करता है, तुम लोग सच्चे दिल से बताओ क्या ये सब सच है। सबको समझाने लगती है, डांटने लगती है, उसके लिए स्टैंड ले रही होती है, जिससे सारी क्लास की बोलती बंद हो जाती है और वो टैंक से एग्री करने लगता है। टैंक समझ जाती है कि ये सब इस शैन ने ही किया है। वो इससे कहती है कि हमारी क्लास का सुकून तो तुम बर्बाद कर रहे हो, इसलिए स्कूल से तो तुम्हें निकाल देना चाहिए। ये क्लास की मॉनिटर होती है, इसलिए कहती है कि आइंदा ऐसा कुछ किया तो तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। इसे अपने लिए स्टैंड लेता हुआ देखकर यूजुन बहुत खुश होता है। वहाँ 2026 में ये लोग इसके फादर पर ही इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं। तो इन्हें पता चलता है कि जेल में जी होंग के साथ एक और कैदी भी था जो कि जी होंग का बहुत अच्छा दोस्त बन गया था, और वो और कोई नहीं बल्कि यीजुन ही होता है। ये लोग यीजुन की प्रोफाइल निकाल लेते हैं और नियान को दिखाने लगते हैं कि कहीं ये तो तुम्हारा फादर नहीं है। वो फौरन पहचान जाती है कि यही तो मेरे फादर हैं।
पुलिस वाले बताते हैं कि यीजुन कत्ल के इल्ज़ाम में जेल में था। तुम्हारे फादर की सबसे अच्छी दोस्ती जेल में इसी के साथ थी। तो मे भी ये हो सकता है कि मरने से पहले तुम्हारे फादर ने यीजुन को जिम्मेदारी दी हो तुम्हारा ख्याल रखने की। तो हो सकता है कि जीहोंग की लास्ट विश पूरी करने के लिए यीजुन तुम्हारा फादर बन के घूम रहा है। फिर ये लोग अचानक से हमें बैक स्टोरी दिखाते हैं कि यीजुन जेल कैसे गया। ये नहीं दिखाते कि उसने किसको ख़त्म किया, बस ये दिखाते हैं कि वो चाकू लेकर खड़ा होता है, वो किसी को ख़त्म कर चुका होता है। और उस सीन में वहाँ पर टैंक भी मौजूद होती है। वो टैंक को घर जाने को कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ और ऐसा प्रिटेंड करो कि तुम यहाँ आई ही नहीं थी। वो मानती ही नहीं है, वो जिद पड़ जाती है कि मैं नहीं जाऊँगी, हम दोनों ये चीज़ साथ में फेस करेंगे। मगर वो भी चीखने लगता है कि नहीं जाओ तुम यहाँ से, ये चीज़ सिर्फ मैं फेस करूँगा। उससे वादे ले रहा होता है कि वादा करो कि तुम अपनी लाइफ को अच्छे से जियोगी मेरे लिए। ये कहकर वो वहाँ से भाग जाता है और सीधा पुलिस स्टेशन आ जाता है अपने आप को गिरफ्तार करवाने के लिए कि मैंने किसी को ख़त्म किया है, आप मुझे गिरफ्तार कर लें। मगर अचानक वहाँ पर टैंक आ जाती है। उसे देखकर ये तड़पने लगता है कि तुम यहाँ क्यों आई हो, जाओ यहाँ से। मगर वो इसे बचा रही होती है कि इसने कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया, बल्कि वही लोग हमें नुकसान पहुँचाना चाहते थे, वो हमें ख़त्म कर रहे थे। मगर ये चीख चीख कर उसे वहाँ से भगा रहा होता है कि टैंक का इन सब चीज़ों में कोई लेना देना नहीं है। पुलिस वाले भी इन दोनों को पकड़ के एक दूसरे से दूर कर देते हैं। ये जेल चला जाता है और वो रोज़ उससे मिलने आती रहती है, मगर वो उससे कभी मिलता ही नहीं है और मना करवा देता है कि टैंक से कह दो कि मुझे उससे नहीं मिलना। उसे एक लेटर लिख कर देता है जिसमें कहता है, यहाँ मत आओ, अपनी पढ़ाई पर फोकस करो, तुम्हें कॉलेज ज्वाइन करना है, मुझसे किया हुआ वादा याद रखो, तुम्हें अपनी लाइफ को अच्छे से जीना है, आगे बढ़ो। वो इसका दिया हुआ लेटर संभाल कर कुकी बॉक्स में रख लेती है और उससे किया हुआ वादा निभाने लगती है, पढ़ाई पर फोकस करती है और फाइनली इसका एडमिशन कॉलेज में हो जाता है। तो ये खबर खुशी से यीजुन को सुनाने के लिए आ रही होती है। मगर जब ये जेल पहुंचती है तो इसे पता चलता है कि वहाँ के सारे कैदियों को किसी और जेल में शिफ्ट करा दिया गया होता है। ये पूछती है कि दूसरी कौन सी जेल में शिफ्ट कराया है, तो ये लोग इसे नहीं बताते कि आप फैमिली नहीं है उनकी और हम आउटसाइडर्स को इन्फॉर्मेशन नहीं देते, जिसकी वजह से ये इसे ढूंढती रह जाती है और साथ में ये एक अनाथ आश्रम ज्वाइन कर लेती है पार्ट टाइम जॉब करने के लिए, वो भी यीजुन की याद में, क्योंकि वो भी यही पला बड़ा था। ऐसे ही काफ़ी साल बीत जाते हैं और इस यीजुन के साथ साथ ये हाओ भी जेल में था। मगर आज ये जेल से रिहा हो जाता है और टैंक के पास आकर उसे बुरी खबर सुनाता है कि यीजुन की डेथ जेल में हो गई। ये सुनकर तो ये बहुत रोती है, टूट जाती है कि वो मुझे अकेला छोड़कर कैसे जा सकता है। तो उसके साथ साथ खुद भी अपने आप को ख़त्म कर रही होती है कि वो नहीं रहा तो मैं जी के क्या करूँगी। मगर बीच रास्ते में इसको यीजुन का वादा याद आता है कि उसने कहा था कि तुम्हें जीना है मेरे लिए, और उसके आखिरी लेटर को पकड़ के बहुत रोती है। फिर काफ़ी साल बीत जाने के बाद पता चलता है कि यीजुन की डेथ नहीं हुई होती और कुछ सालों बाद ये भी जेल से रिहा हो जाता है। पुलिस वाले इसे टैंक के इतने सारे दिए हुए लेटर्स देते हैं जिन्हें पढ़े बगैर वो फाड़ने लगता है, मगर फिर भी एक टुकड़ा उठाकर पढ़ने लगता है जिसमें उसने हर साल उसे बर्थडे विश करी हुई होती है। और हमें दिखाया जाता है कि ये तो अनाथ होता है, तो इसे अपनी बर्थडे का दिन याद नहीं होता और ना ही इसने आज तक अपनी बर्थडे कभी मनाई होती। ये सुनकर टैंक बड़ी इमोशनल हो जाती है और खुद ही से कोई दिन सेलेक्ट करके उसकी बर्थडे का दिन बना देती है कि आज से हर साल इसी तारीख को मैं तुम्हारी बर्थडे सेलिब्रेट करूंगी। तो ये सीन सोचकर वो इमोशनल हो जाता है, रोने लगता है। अब ये अपने दोस्त हाउ से मिलने के लिए आता है जो कि जिन से शादी कर चुका होता है, इसका बच्चा भी होता है। मगर यीजुन के ही कहने पर इसने टैंक से झूठ कहा, क्योंकि यीजुन जानता था कि टैंक मूव ऑन नहीं करेगी। इसको बस ये था कि टैंक अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े, मूव ऑन करे, मेरे पीछे अपनी ज़िंदगी बर्बाद ना करे। इसीलिए उसने अपनी फेक डेथ का नाटक किया। हाओ इसे टैंक का नंबर देता है कि अगर तुम मुझसे बात करना चाहते हो तो कर लेना। इनके साथ साथ चाबी जेल में होता है। हाओ बताता है कि वो भी जेल से रिहा हो चुका है और अब फाइनली उसने अपनी बोट खरीद ली है और अब वो अपने रास्ते निकल चुका है। मेरी उससे मुलाकात नहीं हुई और अब ये दोनों भाई एक दूसरे से गले मिलते हैं और यीजुन अपने रास्ते निकल पड़ता है। इसने अपनी फेक कब्र तक बना ली होती है जिस पर टैंक रोज आती है और हर साल इसकी बर्थडे का केक लाकर यहाँ रखती रहती है। ये इसे देखता रहता है मगर इसके पास जाता नहीं है। मगर जब वो चली जाती है तो वही केक उठाकर खाने लगता है और बहुत रोता है क्योंकि टैंक इससे किया हुआ वादा नहीं भूलती और हर साल इसकी बर्थडे मनाती है। अब ये हिम्मत करके टैंक को कॉल मिलाने लगता है मगर कोई बच्चा उठाता है जो कि टैंक को अपनी माँ कह के पुकार रहा होता है। ये सुनकर तो यीजुन अब इससे और बात नहीं करता और कॉल रख देता है। और सच में जेल में जीहोंग ने मरने से पहले इसी यीजुन को अपनी फैमिली का ख्याल रखने को कहा होता है कि मेरे बाद तुम मेरी फैमिली का ख्याल रखना।
तो यीजुन उससे किया हुआ वादा निभाने लगता है और उसकी फैमिली के पास पहुंचता है, जो कि बहुत गुर्बत में जी रहे होते हैं। नियान यीजुन को देखते ही उसे अपना फादर समझने लगती है और पापा पापा कहकर पुकारने लगती है उसे। ग्रैंडमा की भी तबीयत खराब होती है, जिससे उनकी डेथ हो जाती है और यीजुन फैसला कर लेता है कि मैं इस नियान को पालूंगा। अगर ये मुझे फादर समझ ही रही है तो इसी का फादर बन के रहूंगा। वैसे भी इसकी लाइफ में और कोई तो होता नहीं है, तो वो इस नियान के लिए ही जीने लगता है। इसके लिए नौकरी करता है, दिन रात मेहनत करता है, इसे अच्छे स्कूल में डलवाता है, मगर फिर भी टैंग को नहीं भूलता। इसके वर्किंग एरिया में एक लड़की इसे पसंद करने लगती है, मगर ये साफ मुंह पर उसके इनकार कर देता है कि मेरा दोबारा शादी करने का कोई इरादा नहीं है। वो लड़की समझ जाती है कि कोई बात नहीं, हम दोस्त ही सही हैं। अब ये अपनी हर बर्थडे पर अपनी कब्र पर आता रहता है, क्योंकि इसे पता है कि वहाँ पर टैंग ज़रूर आएगी इसकी बर्थडे वाले दिन। ऐसे ही हर साल वो आती रहती है, उसकी कब्र साफ करती रहती है और वो दूर से खड़ा उसे देखता रहता है। ऐसे ही वक्त बीत जाता है और ये दोनों बूढ़े हो जाते हैं, मगर फिर भी वो मूव ऑन नहीं करती और उसकी कब्र पर आती रहती है। ये देखकर वो बहुत रोता है और यही एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आप लोग मुझे बताइए, आप लोग को एपिसोड कैसी लगी। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच।